हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस का देखने से पहले थोड़ा सा इस एग्ज़ाम के बेसिक्स को समझते हैं। तो जैसा कि पता है अधिकतर लोगों को कि यह नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम जो है साल में 2 बार होता है 6-6 महीने पे। और इसमें अपीयर होने के लिए पीजी में 55% मार्क्स चाहिए होता है इन जनरल। और ये एक बात है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, खासकर रूरल बैकग्राउंड में, कि आप जो है सेकेंड सेमेस्टर में, पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकेंड सेमेस्टर में आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। और जब तक फाइनल रिजल्ट और सब कुछ आता है पीजी का, और जब आपको नेट का सर्टिफिकेट और ये सब मिलने से पहले वो 55% वो उस समय चेक हो जाता है लास्ट में कि टोटल एमए का 55% होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको आप सेकेंड सेमेस्टर में यानी कि फर्स्ट ईयर में ही जो है आप अपीयर इसमें तब से होना स्टार्ट हो सकते हैं। और इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई रोक नहीं है, ठीक है, कितने बार भी दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम पे ही मैं कहूँगी कि पूरे एनर्जी के साथ, तैयारी के साथ जो है आप इसमें लग के दें। ठीक है, तो थर्ड फैक्ट है इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसमें जो जेआरएफ अचीव करने के लिए 30 ईयर्स ही एज होती है मैक्सिमम। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। नेट आप कितने टाइम तक भी निकाल सकते हैं, लेकिन जेआरएफ के लिए 30 ईयर्स एज है मैक्सिमम, तो इस बात का ध्यान रखें। तो सही टाइम पे सही स्ट्रैटेजी के साथ, सही प्रिपरेशन के साथ इसमें अपीयर हो और टारगेट जो है जेआरएफ रखें तो बेस्ट होगा। ठीक है, अगर आप गोल जो है, अगर सूरज रखते हैं तो कम से कम आप चांद तक पहुंचेंगे, तो सूरज भी अचीव हो सकता है, तो टारगेट हाई रखना चाहिए। ये एग्ज़ाम जो है जो यूपीएससी की तैयारी किए हैं उनको पता होगा कि ये उस लेवल का टफ नहीं है। अगर आप एक बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी दे तो बाकी सब कुछ इजी लगने लगता है। तो ये मॉडरेट लेवल का मैं कहूँगी इसका टफनेस लेवल। इसमें जो जितने लोग अपीयर होते हैं उसमें ऑलमोस्ट 6% सिलेक्टेड होते हैं नेट जेआरएफ का सब मिला के। और जो नेट में भी जो हाई कट ऑफ जिनका ऊपर में रहता है रैंक और सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं, हम लोग के समय में लगभग 10% जो नेट में क्वालिफाई किए थे, तो वो लोग जेआरएफ के लिए उनको पास डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो एग्ज़ाम में जो नेट वर्ड है और जेआरएफ है, तो नेट जो है लेक्चरशिप के लिए होता है। अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई करते हैं, जो कि जेआरएफ से थोड़ा कम होता है उसका कट ऑफ, तो आप लेक्चरशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में जो है अभी यही सिस्टम है इन जनरल कि आप लेक्चरशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई करने के लिए या तो आपके पास नेट होना चाहिए या फिर पीएचडी होना चाहिए 2009 रेगुलेशन के साथ। ठीक है, तो ये हो गया नेट। और जेआरएफ जो है, जेआरएफ जो है रिसर्च के लिए होता है बेसिकली। ठीक है, तो जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो जैसे संदीप सर ने और लोगों ने बताया कि जेआरएफ में आपको अच्छा खासा हैंडसम फेलोशिप मिलता है और आप रिसर्च उसके बाद एनरोल कर सकते हैं और परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो जेआरएफ का ही हाई लक्ष्य रखिए आप लोग। और इसमें 2 पेपर होते हैं, इस नेट जेआरएफ में दो पेपर होते हैं और समय के साथ इसका पैटर्न बहुत बदला है। पहले ये सब्जेक्टिव होता था, फिर इस बाद में इसमें कुछ सब्जेक्टिव और फिर कुछ ऑब्जेक्टिव होने लगा। अभी एट प्रेजेंट जो 2 पेपर है, पहले 3 पेपर भी हुआ करता था। जब मैंने दिया था तो 3 पेपर हुआ करते थे और थर्ड पेपर सबसे टफ माना जाता था, लेकिन अब 2 ही पेपर हैं। जो सब्जेक्ट के जो सेकेंड और थर्ड पेपर है उसको कंबाइन कर दिया गया है पेपर 2 में। तो दोनों पेपर 1 और 2 क्वालिफाइंग होते हैं, दोनों में आपको पास करना होता है। और 40% जनरल के लिए है और 35% जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए है क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स। तो आपको दोनों इंडिविजुअली क्वालिफाई करना पड़ता है। तो पेपर 1 जो है वो कॉमन है, सारे सब्जेक्ट्स के लोगों के लिए सेम पेपर होता है कॉमन, और ये एप्टीट्यूड का बेसिकली टेस्ट होता है इसमें, और ये 100 मार्क्स का होता है।
तो संदीप सर ने बहुत डिटेल में बताया कि इसके क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या पेपर 1 में है, तो मैं रिपीट नहीं करूँगी। तो ये हो गया आपको पेपर 1। तो पेपर 1 पे अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो चूँकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने इस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था, क्योंकि मुझे आदत हो गई थी और ये सारी चीज़ें। तो उसको थोड़ा-सा ही देखा था, लेकिन ख़ासकर अगर रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, तो मुझे पता चला है कि उन्हें थोड़ा टफ लगता है। तो आप जो है कोई भी प्रैक्टिस सेट जो है, बहुत सारे कोई भी जो ठीक-ठाक लेवल का हो उसका उठा लें, जिसमें एमसीक्यू है प्रैक्टिस का, नेट जीआरएफ का, और उससे आप प्रैक्टिस कर लें। तो मेरे हिसाब से तो यही मैंने थोड़ा बहुत सॉल्व किया था, तो यही किया था और कुछ अलग से नहीं किया था। लेकिन अगर आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर ज़रूरी है, तो जो आपका सेक्शन उसमें कमज़ोर है, उस पे ज़्यादा ध्यान दे के अलग से, और तब आप प्रैक्टिस करके और फिर आप मजबूत कर सकते हैं। और पेपर 1 में जितना आप मार्क्स स्कोर करेंगे, और फिर पेपर 1 और पेपर 2 का मिला के बनता है जो कट ऑफ है, जो आपका मार्क्स बनता है, तो कोशिश करें कि पेपर 1 में भी अच्छा खासा उसमें मार्क्स लाएं, ताकि आपको जो है पेपर 2 पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। और फिर अब आते हैं पेपर 2 पे, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसका जो है जिसका अगर पबैट है, जिसका हिस्ट्री है, जिसका पॉलिटिकल साइंस है, जिसका ज्योग्राफी है, तो वो सेकंड पेपर उस चीज़ का होता है। तो जैसे मेरे केस में पॉलिटिकल साइंस है, ये पेपर 200 मार्क्स का होता है अभी, ठीक है। तो अब एक ही पेपर हो गया है सब्जेक्ट का। तो अब हम आगे चल के स्लाइड्स में पॉलिटिकल साइंस पे फोकस करेंगे। तो ये हो गया अभी तक बेसिक्स एग्जाम का। कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहले जो शुरुआत करने का फर्स्ट स्टेप होता है, वो सिलेबस होता है, कि आप सिलेबस देखें। सबसे पहले यही होता है, ठीक है। संदीप सर, मेरी आवाज जा रही है क्या? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है, बट अभी फर्स्ट स्लाइड ही दिख रहा है आपका। हाँ, फर्स्ट स्लाइड पे हूँ अभी। बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि आवाज नहीं जा रही है, तो वही मुझे लगा कि ये क्या हो गया। नहीं नहीं, आवाज आ रही है, क्लियरली आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है। तो शुरुआत जो है सिलेबस के साथ किसी भी एग्ज़ाम का करना चाहिए, कि पता चले कि उस एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो इसके लिए भी, इस केस में भी आप सबसे पहले सिलेबस उठाइए और देखिए कि क्या रिक्वायरमेंट है, तो समझने में आसान हो जाएगा कि आखिर ये एग्ज़ाम में क्या ज़रूरत है, व्हाट दिस एग्ज़ाम रिक्वायर्स, ठीक है। तो शुरुआत बिल्कुल आप सिलेबस के साथ करें। अपने जो भी तैयारी करते हैं, टेबल पे, दीवार पे सिलेबस को साफ-साफ लगा के रखिए। बिल्कुल आपके दिमाग में अगर सिलेबस सामने नहीं भी हो, तो आपको इतनी आदत हो जानी चाहिए कि क्लियर हो बिल्कुल कि सिलेबस में क्या है, कम से कम किस यूनिट में और क्या रिक्वायरमेंट है, इस तरह से। तो सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो है, जो एमसीक्यूज जो आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जो सबसे पहला है, मस्ट है, अपार्ट फ्रॉम जो भी आप प्रैक्टिस सेट से कर रहे हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चंस को तो जितने भी आप मिल सकते हैं लास्ट के जितने साल के भी, वो प्रैक्टिस कर जाइए। और खासकर 3-4 साल का जो है आप प्रैक्टिस करें और एनालाइज भी करें कि क्या रिक्वायरमेंट कैसे कैसे चेंज हुआ है, तो ये समझने में आपको आसानी होगी। और चूँकि आजकल जो ज़माना स्मार्टनेस का है, तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहे प्रिपरेशन के दौरान हो या फिर एग्ज़ाम देने के दौरान हो, तो आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। कितना भी ज्ञान हो, और अगर आप उसको स्मार्टली जो है आउटकम नहीं आता है, तो फिर इस एग्ज़ाम को मुश्किल होगी इसमें। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी रखें, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं और आउटकम पे ध्यान नहीं है। तो जो इनपुट डालें, तो आउटपुट क्या आ रहा है, तो वो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है, कि क्या हमारा प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, एग्ज़ाम में कौन से पोर्शन को पहले टच करना है, अगर जो टफ है उसको बाद में टच करना है, पेशेंस बनाए रखना है। तो ये सारी सबकी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी डिफर करती है। तो आप अपने लिए क्या सूट करता है, ये आपको प्रैक्टिस करते हुए और सब कुछ देखते हुए अपने केस में क्या बेस्ट है, ये हर एक को खुद डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। अब जो है मैं अपने सब्जेक्ट की तरफ आती हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने बताया। तो ये लास्ट टाइम का जो हुआ है एग्ज़ाम, उसका कट ऑफ है। तो ये लगभग अंदाज़ा लगाने के लिए है कि लगभग यही रहता है।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए नेट में 56.67 और जेआरएफ के लिए 66% कट ऑफ गया है। ये पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का मिला के है। तो आप ये एक रख सकते हैं एक अपने दिमाग में एक कट ऑफ की मुझे 70% कम से कम अचीव तो करना ही है ना। तो ये मान के रख के चलिए कि आप ये नहीं सोच के चल सकते हैं कि बिल्कुल मैं 66% ही रख रहा हूँ और उतना आ गया। आप थोड़ा सा अपना गोल हाई रखें, ठीक है, और उसी के हिसाब से तैयारी करें। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज का बाकी है, ये आप लोग बाद में देख लीजिएगा। तो ये एक आइडिया देने के लिए है। और कट ऑफ इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब आप प्रैक्टिस करें तो जब आउटकम भी देखें कि कितना हो रहा है, तो अगर आप 70% तक प्रैक्टिस में कर पा रहे हैं खुद से टाइम सेट करके, बिल्कुल एग्जाम एनवायरनमेंट टाइप से घर में करके या जहाँ भी शांति से एकदम करके, तो आप उसके अनुसार ये सेट करने में भी इसके अनुसार आसानी मिलती है। तो इसलिए कट ऑफ जाना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस में जैसा कि मैंने बताया, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल उसको हैंडी रखें और उसको देखते रहें आप, ठीक है। और जो पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट के बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगी। इसके बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है कि ठीक है ये ह्यूमैनिटी सोशल साइंस का सब्जेक्ट तो है, लेकिन बिहार में खासकर ये माना जाता है कि अगर ये कोई सोचता है तो ये गलत सोचता है कि कोई मजबूरी में आर्ट्स पढ़ रहा है, ह्यूमैनिटी उसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं एक इंजीनियर हूं और सक्सेसफुल थी। मैं टॉप 5 जो एमएनसी में मेरा जॉब था, कैंपस प्लेसमेंट और सब कुछ जो है। लेकिन मुझे पॉलिटिकल साइंस इतना पैसन था और तो मैंने जो है इंजीनियरिंग वो सब हालांकि कंप्लीट किया और सब कुछ करके, लेकिन मैंने फिर पॉलिटिकल साइंस जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में परस्यू किया जेएनयू से। तो आप मजबूरी में ना माने, जो है इसको कोई भी अपना सब्जेक्ट हो उसको बिल्कुल पैसन फॉलो करें। मेरे लिए एक सब्जेक्ट नहीं है पॉलिटिकल साइंस, पैसन है। तो उस तरह से आप इसको माने। तो जो मैं देखती थी छोटे में कि जो दीदी लोग हैं वो पॉलिटिकल साइंस गाइड से पढ़ रही हैं बिहार में या फिर कुछ ऐसे करके टाइम पास टाइप से, तो इसको बिल्कुल ऐसे ना समझे। ये एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। जैसे जनरली अगर लोग मान लें कि इसमें प्लेटो, अरस्तु और गांधी जी को पढ़ना है, वो तो मर गए हैं और वही चीज़ें जो है स्टैटिक हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, इसको आपको करंट से भी जोड़ना होता है, खासकर आईआर में। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आगे बताऊंगी। तो आप इसको एक बहता हुआ पानी जो है वैसे माने, ऐसा नहीं कि पानी एक जगह रुका हुआ है, स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है ये, ठीक है। तो उसको वैसे समझने की भूल ना करें और स्टैंडर्ड बुक्स से पढ़ें और क्या अपडेट हो रहा है, जैसे जे स्टोर है या फिर जहाँ पे और भी जो आर्टिकल्स है ईपीडब्ल्यू वगैरह है, तो उससे टच में रहें कि क्या चीज़ें चल रही हैं करेंट में। इसको आप बिल्कुल डायनेमिक सब्जेक्ट माने, स्टैटिक मानने की भूल ना करें। तो जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ें तो जो ट्रेडिशनल हम लोग पढ़ते हैं वो तो ठीक है, पढ़ते हैं प्लेटो, अरस्तु, मार्क्सिज्म और ये सब चीज़ें, लेकिन फिर उसको आप जो न्यू आइडियाज़ और कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हैं उनको भी पढ़ें। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में हन्ना अरेंट हैं या नोम चॉम्स्की हैं जो कि जिंदा हैं अभी, तो उनके विचार भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि जो मर गए हैं प्लेटो, अरस्तु और वही चीज़ें चली आ रही है, ठीक है वो बेस है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अपडेट भी होती हैं। तो उस पर ध्यान रखें अगर नेट जेआरएफ क्रैक करना है या फिर पॉलिटिकल साइंस को एज ए पैसन अपना फॉलो करना है। तो हन्ना अरेंट हैं, जोया हसन है, जेएनयू की जो प्रोफेसर, हमारी प्रोफेसर थी। तो जब मैं एग्ज़ाम में बैठी तो उन्हीं के काम से कुछ सवाल आ गए तो मेरे लिए आसान था। तो आप उनके काम को देखिए कि वो क्या अभी पॉलिटिकल साइंस में इंडिया में या वर्ल्ड वाइड क्या उसमें अपडेट हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। और जैसे मान लीजिए कि मार्क्सिज्म तो आपने पढ़ लिया, लेकिन उसमें पोस्ट मार्क्सिज्म, नियो मार्क्सिज्म जिसको बोलते हैं, उसको देखे आप। पोस्ट मॉडर्निज्म है, तो जो है जैसे कि रियलिज्म है तो नियो रियलिज्म पे भी फोकस करें। ये नहीं कि ट्रेडिशनल सिर्फ रियलिज्म पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस जो है खासकर नए वाले पोर्शन से भी काफ़ी आते हैं। तो अच्छे इंस्टीट्यूशन जेएनयू वगैरह से पढ़ने का हमें ये फ़ायदा हुआ कि जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें हैं वो हमें पता थी। तो ट्रेडिशनल के अलावा आप कंटेम्प्रेरी पे भी ध्यान दें, ठीक है। और आप पोस्ट ग्रेजुएशन में ही जाके नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, ले सकते हैं, अपियर हो सकते हैं। तो इसका मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो चुके हैं, ठीक है। और ये एक जिम्मेवारी है, ठीक है।
तो आपको इस स्थिति में आपको होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल कोई भी घटना हो रही है देश में या विदेश में, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो वो बस एक कहानी की तरह ना पढ़ें, उसको खुद भी एनालाइज करें। अगर आपका वैसे दिमाग चल रहा है तो आप माने कि पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, कुछ और आपका बिल्कुल पैशन हो सकता है, उसको डिस्कवर कीजिए जैसे मैंने किया। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ब्रेक्जिट की घटना हुई, तो ये क्या था क्या नहीं था, तो वो जो सिर्फ न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है वो नहीं, उसके अलावा भी उसको एज ए होल पिक्चर देखने की कोशिश करें, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल मिला के, इसका थ्योरेटिकल बेस क्या है, इसका प्रैक्टिकल क्या है। ठीक है, तो ये हमेशा ये चीज़ जो है ध्यान रखें और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के जैसे सोचें। जो कि बिहार में ह्यूमैनिटीज़ को गिरा पड़ा सब्जेक्ट मान लिया जाता है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, तो अपना मेंटलिटी बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जैसे पॉलिटिकल साइंस जो है ये वाटर टाइप कंपार्टमेंट की तरह इस सब्जेक्ट को ना देखें, इसको और सब चीज़ों से भी जोड़ के देखें। जैसे कि पॉलिटिकल इकोनॉमी है, तो इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स से दोनों को जोड़ के और तब कोई घटना को एनालाइज किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी हो गया, या सोशल भी घटना कोई है तो उसको जो है पॉलिटिक्स का, उसमें पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है, इकोनॉमिकल डायमेंशन क्या है, सोशल डायमेंशन क्या है कोई भी घटना का। तो इस तरह से चीज़ों को आपको एनालाइज करने की, देखने की क्षमता होनी चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। तो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में अगर आप देखेंगे नेट जेआरएफ का, तो 10 यूनिट है। ये 10 यूनिट मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो ये 10 यूनिट है। अब इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में जो है मैं बुक्स का मेंशन करूंगी कि हर एक पोर्शन को लगभग कवर करते हुए जो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। ठीक है, किसी और का एक्सपीरियंस कुछ डिफर हो सकता है। मैंने अपने केस में जो है फर्स्ट टाइम में ही एमए के अपियर करने के दौरान ही मैंने क्रैक किया था जेआरएफ। तो मैंने जो अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो की थी अपने केस में, तो मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस पे बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये जो किताबें हैं मैंने खुद पढ़ी थी, तो इसके अलावा प्लस माइनस और भी हो सकता है, और सेम चीज़ के लिए कई सारी बुक्स होती हैं। तो मेरे केस में जो वर्क किया, मैं जो मेरे गुरु ने, मेंटर ने गाइड किया, तो वो मैं बता रही हूँ। तो ये बुक्स मटेरियल लिस्ट है। तो 11th-12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उससे क्वेश्चंस आए या ना आए, वो आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए, जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी तो मुझे एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ने को कहा गया, और वो आसान भी थी और उससे इंटरेस्ट भी जगता है। तो 11th-12th क्लास जो है एनसीईआरटी का, उससे अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिकल साइंस में तो आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। फिर जो है ये पॉलिटिकल थ्योरी, थॉट और कॉन्सेप्ट के लिए जो बेसिक स्टार्टिंग है आप ओपी गाबा से कर सकते हैं। ठीक है, और ओपी गाबा जब आपका ख़त्म हो जाए तो आप जो है अगर एडवांस और जाना चाहते हैं तो जेपी सूट जा सकते हैं। तो ये इसका सीरीज है जेपी सूट का, तो इसमें कई सारे वॉल्यूम्स आते हैं इसके लिए। तो अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना चाहते हैं, अगर इंटरेस्ट है कि हाँ कई सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, तो आप जेपी सूट भी पढ़ सकते हैं। हालांकि मैंने सारी सीरीज नहीं पढ़ी थी, लेकिन जो है अगर किसी को पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो उसके लिए जा सकता है। तो लेकिन स्टार्ट जो है ओपी गाबा से मैंने किया था, और ओपी गाबा भी आप पढ़ें तो एक बेस बन जाता है, समझ बन जाती है। तो इतना भी मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, और बाकी सब चीज़ों को आप बिट्स में और भी जगह देख सकते हैं, लेकिन ओपी गाबा इज़ अ गुड बुक थ्योरी, थॉट और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। फिर आते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का जो है बीएल फाड़िया की एक बुक है, मोटी बुक आती है लेकिन उसमें प्रोसेसेस और भी चीज़ें कवर हो जाती हैं, और पूरा फ्रेमवर्क बन जाता है एक बार आप पढ़ लें तो बीएल फाड़िया जो है ये मैंने पढ़ी थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डीडी बसु पढ़ा था मैंने। बहुत लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लेकिन मुझे जो है कहा गया था डीडी बसु पढ़ने को, तो मैंने डीडी बसु पढ़ा था। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, टेक्निकल हो सकता है, लेकिन अगर खासकर आप यूपीएससी की भी तैयारी करें या फिर टेक्निकली भी हर एक पॉइंट पे आप साउंड रहना चाहते हैं तो आप डीडी बसु
देख सकते हैं आप। मेहनत लगता है, लेकिन आप फिर अंडरलाइन कर लें इम्पोर्टेंट पॉइंट को, फिर 2-3 बार उस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लें, तो ये जो है ये समझिए कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए एकदम ये बाइबल है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए जेसी जौहरी जी की बुक आती है, उसको आप लोग देख सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए पुष्पेश पंत सर की बुक आती है, जेएनयू के हैं। तो ये आसान भाषा में और इजी टू टफ ले जाते हैं, आराम से ले जाते हैं, बहुत ही स्मूथ जर्नी होती है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए पुष्पेश पंत सर का देख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो है बेलिस एंड स्मिथ इनकी बुक आती है। इसको कंसल्ट किया था मैंने। ये सब स्टैंडर्ड बुक्स हैं और ये आपका बेस बनाती हैं। टफ लग सकता है, लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट को आप पैशन के साथ फॉलो करते हैं और उसमें हाईएस्ट आपने नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, तो आप ये जो है स्टैंडर्ड बुक्स है और हमेशा आपको प्राउड होता है पढ़ के। गाइड पढ़ के आपको प्राउड कभी नहीं हो सकता है, और गाइड जो है बहुत कुछ स्टेप्स से काम आ सकते हैं, लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर सपोज जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं और गाइड पढ़ के तो वैसे भी नहीं निकाल सकते हैं नेट जेआरएफ, लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है तो इंटरव्यू में कैसे आप क्रैक करेंगे। तो अच्छा है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें, जो आपका बेसिक फंडामेंटल है वो क्लियर रखें, तो ये ज़रूरी है उसके लिए। नेक्स्ट मैंने इसमें मेंशन किया है ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए एंड्रयू हेवुड की। एंड्रयू हेवुड की भी सीरीज आती हैं बुक्स की, तो उसमें आप सारा ही अच्छा है, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए स्पेशली एंड्रयू हेवुड तो आपको देखनी ही चाहिए। तो एक जैसे विदेशी बुक सुन के हमें लगता है कि बहुत टफ होगा या जो भी है, ये इतनी कलरफुल बुक्स हैं, ये बुक है, और इसमें समझाया भी गया है, इसका लैंग्वेज भी जो है मॉडरेट है। तो ये बुक मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। तो और ये सब प्राउड होता है, आपको अपनी लाइब्रेरी में रख के ये प्राउड भी होता है कि जो हाँ ये चीज़ें हैं। तो ये सब मैंने रेफर किया था। एक चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगूंगी कि मेरा इंग्लिश मीडियम है, तो मैंने वो सब चीज़ें देखी थी। हिंदी मीडियम के लिए मुझे उतनी मैं नहीं कह सकती हूँ कि जानकारी है, तो ये मैंने नेट पे कुछ देखा है। लेकिन ये जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी की, ये मैंने पढ़ा है, देखा है, लाइब्रेरी में भी अपने और ऐसे भी देखा है। ये बहुत अच्छी है, मतलब हिंदी में इतनी अच्छी चीज़ है ये कि आप इसको बिल्कुल देख सकते हैं। थोड़ी मुश्किल होती है ये मिलने में, लेकिन ये बिल्कुल बहुत बढ़िया है। इसकी भी सीरीज आती है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये हमारे बिहार का ही और पटना से निकलता है ये बुक। एक ये नेट पे मैंने देखा है, राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन, राजेश मिश्रा जी की। तो ये आप लोग जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। मुझे नेट पे मिला तो मुझे लगा हिंदी मीडियम के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ बता दूं। और आप लोग जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो इसको देख सकते हैं, मतलब ओपी गापा की हिंदी में भी आती है, तो कई सारे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बुक अगर इंग्लिश में अच्छी हो तो हिंदी में भी जनरली हो सकती है अच्छी, लेकिन आपको ये जज करना पड़ेगा। ये कहीं रिटन रूल नहीं है कि उसकी इंग्लिश अच्छी है तो हिंदी भी अच्छी होगी, लेकिन एक बार देखना तो चाहिए ही। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ओपी गापा की हिंदी में भी आती है। और कोशिश करें कि बिना इंग्लिश और कंप्यूटर के आज कुछ नहीं होता है आज के डेट में। ठीक है, आप मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर बन भी गए और आपका बच्चा टेक्नोलॉजी से बहुत एडवांस है और आप पीछे हैं, तो लाफिंग स्टॉक बन जाएंगे आप। तो कोशिश करें, आप इंग्लिश से डरे नहीं, बल्कि मतलब कोशिश करें। मैं भी हिंदी मीडियम 9th तक मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा है और उसके बाद इंग्लिश मीडियम में गई और पिकअप किया मैंने। तो आप लोग इंग्लिश से, मैं बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं मैं स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पता नहीं इंग्लिश सुनते ही वो भाग जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो बस लैंग्वेज ही है, समझने का। प्राउड या फिर प्राउड नहीं होने वाली उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि वही अभी कंटेम्प्रेरी वही चल रहा है, अगर स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी है कुछ भी, तो आप बेसिक्स कम से कम उससे भागे नहीं, कोशिश करें, वर्क ऑन दैट। कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये है। और हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, जो रिवाइज करने के लिए जो इग्नू नोट्स है, मैंने खुद रिवाइज करने के लिए इग्नू नोट्स बहुत मेरे लिए हैंडी थे, तो इग्नू नोट्स को देख सकते हैं दोनों मीडियम के लोग। प्रतियोगिता दर्पण की जो पॉलिटिकल साइंस पे आती है उसको आप जो है रिवाइज के लिए देख सकते हैं, बहुत अच्छी है। ठीक है, और मैगजीन्स वगैरह जैसे ईपीडब्ल्यू वगैरह मैंने बोला, तो वो सब आप जो कंटेम्प्रेरी लेटेस्ट क्या हो रहा है उसके लिए देख सकते हैं। अनअकैडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं, जो उसका फ्री वर्जन है।
तो ये आपके पैसे भी नहीं लगते हैं और आपको बढ़िया जो है एक प्लेटफॉर्म मुझे पर्सनली लगता है। तो ये अनअकैडमी ऐप है या साइट है, उस पर भी देख सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला यही है कि आप एक बुक को पढ़ के या किसी चीज़ को सिर्फ एक बार पढ़ के आप सोचे कि दिमाग में आ गया, नहीं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप एक बुक को 4 बार आपको कम से कम पढ़ना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए, अगर चाहते हैं कि वो चीज़ आपका हो जाए बाय हार्ट। तो आप बार बार पढ़ें एक ही चीज़ को। 100 बुक एक टॉपिक पे, एक सब्जेक्ट उस पे जो है 100 बुक्स 10 बुक्स पढ़ने के बजाय भले ही 2 पढ़ें, लेकिन उसको बार बार पढ़ें। तो ये एक मेरा है नोट। और जहाँ तक इस एग्ज़ाम के स्ट्रेटेजी की बात है, तो इसमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। जैसा कि संदीप सर ने कहा कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो रिवीजन एंड प्रैक्टिस आप भले कम पढ़ें लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस ज़्यादा करें। अगर आप पढ़ पढ़ के सोच रहे हैं कि दिमाग में इकट्ठा हो रहा है, एग्ज़ाम में वो निकल के आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, कोई भी पीडी के पीछे, प्रतियोगिता दर्पण के पीछे भी क्वेश्चंस होते हैं, या फिर इंटरनेट पे एमसीक्यूज बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो थोड़ा अस्तर होना चाहिए, आप वो देख के जितना फ़ायदा उठा सकते हैं इनका प्लीज़ उठाइए, ठीक है। और एग्ज़ाम के दौरान जो है स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाइए, ठीक है। जो पहले हल्का लगता है उसको टच करें, उससे फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर टफ पे जाएं। अगर बीच में क्वेश्चन कोई टफ लग रहा है तो उसको जो है मार्क करके फिर बाद में उसमें आएंगे, नहीं कि उसी से जूझते रहें, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट इस एग्ज़ाम में किसी भी एमसीक्यू एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें भी यही सब है। एक बॉटल पानी का रखें अपने साथ, ठंडा, हाइड्रेटेड रहें, कूलनेस बनाए रखें दिमाग में। तो और मेडिटेशन, योगा वगैरह करें कंसंट्रेशन के लिए। तो ये सब कुछ चीज़ें जो मैंने खुद की थी, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ। और बस लास्ट लाइन कहूँगी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू के 1 महीना खूब पढ़ लिया और उसके बाद से फिर ठंडा हो गया ऐसे करके, तो नहीं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप धीरे पढ़ें लेकिन कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, प्रिजर्वेंस बनाए रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम ले लिया मैंने। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।